नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यह सभी प्रश्न जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो आइए प्रश्न को ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए और उत्तर को याद रखिए। तो प्रश्न कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो प्रश्न को समझ गए होंगे। कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, दुगुनी ऑप्शन बी, आधी ऑप्शन सी, चौथाई ऑप्शन डी, बराबर। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सही है, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए अगर आप जान रहे हैं तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, आधी होगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला प्रश्न देखिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। प्रश्न को समझ गए होंगे कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर, लघु पठन के समय परिपथ में विद्युतता का मापन है। लघु पठन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मापन है। तो क्या होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, बहुत ही अधिक बाहर जाता है, बहुत ही अधिक बाहर जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, प्रश्न को फिर से एक बार पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, IR²। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, पक्षांबी मांसपेशियों द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है विद्युत मोटर प्रवर्तित करता है, यानी विद्युत मोटर क्या चीज में बदलता है। तो विद्युत मोटर जो है प्रवर्तित करता है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक, तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, विद्युत बल्ब में फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, टंगस्टन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरे होते हैं। एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरे होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 5 सतह से घिरे रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर प्रश्न है आपका कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, समतल दर्पण होगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न आपका 10 नंबर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, फैराडे ने। विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा किसने खोज की थी? फैराडे ने की थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हर साल लगभग पूछ ही देता है बोर्ड। अगला प्रश्न देखिए, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न आपका, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है? सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है? तो अधिकतम पूछ रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 4। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, अनंत। अगर न्यूनतम पूछता, अगर यहां पे न्यूनतम रहता तो 25 cm, ऑप्शन नंबर सी होता। तो अधिकतम जब भी पूछे तो अनंत होगा और न्यूनतम पूछे तो 25 सेंटीमीटर होता है। स्पष्ट देखने की दूरी अधिकतम अनंत, न्यूनतम 25 cm, 25 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, m⁻⁻1। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न आपका, अभिक्रिया CuO प्लस H2 दोनों मिलाकर के Cu प्लस H2O में किसका उपचय होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, H2 का उपचय होता है। अगला प्रश्न देखिए, सोडियम की संयोजकता क्या है? सोडियम की संयोजकता क्या है? तो 15 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सोडियम की संयुक्तता पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा? ए, यानी कि 1। इसका परमाणु संख्या पूछता तब 11 होता परमाणु संख्या, लेकिन यहां क्या पूछ रहा है? सोडियम की संयुक्तता क्या है? तो 1। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया और पूछे जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न आपका, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 7 के बराबर। उदासीन 7 के बराबर। और अगर पूछ दिया जाए कि अम्ल, अम्ल 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 क्या होता है? 7 से कम। क्षारीय क्या होता है? 7 से अधिक। जैसे रक्त क्षारीय है तो रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4 होता है रक्त, यानी कि रक्त क्या है? क्षारीय है। तो क्षारीय यानी 7 से अधिक पीएच मान होता है, और उदासीन का 7 के बराबर होता है, और अम्ल का 7 से कम होता है। अगला प्रश्न देखिए, आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर
डी बिल्कुल सही है, 18। आवर्त सारणी में कितने वर्ण है? 18। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 19 नंबर प्रश्न है, कौन सा ओ धातु विद्युत का सुचालक होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है कि विद्युत का सुचालक है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है या इनमें से कोई नहीं? तो कार्बन एक अधातु है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कार्बन क्या है? अधातु। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? तो निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, CH3COOH। अगला प्रश्न देखिए। पोटेशियम के की परमाणु संख्या क्या है? पोटेशियम के की परमाणु संख्या क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 19। पोटेशियम के की परमाणु संख्या कितना होता है? 19। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? दोस्तों प्रश्न आपका निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, CH4 यानी मीथेन गैस। बायोगैस किसे कहता है? मीथेन गैस को। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, NaCl। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अभिकारक। क्या कहलाता है? अभिकारक। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अभिकारक। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका कौन शून्य वर्ग का तत्व है? कौन शून्य वर्ग का तत्व है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, हीलियम, He हीलियम शून्य वर्ग का तत्व है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका इनमें सभी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, पत्ती यानी पत्ता। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पत्तों में। और पौधा सांस किससे लेता है? पत्ता से। पौधा का रसोई घर क्या होता है? पत्ता। अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो यकृत।
ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जल के वहन के लिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, विसरण द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 2, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बी और सी दोनों सही है। बी और सी दोनों सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है ऑक्सिन है तो क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एक हार्मोन। ऑक्सिन है एक हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है आपका, एक नर हार्मोन है। एक नर हार्मोन है तो एक नर हार्मोन है, ऑप्शन नंबर डी सही है, टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी हो जाएगा, इनमें सभी। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, परागन कोष में होता है। पराग कोष में होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, परागनक। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न आपका, आनुवांशिक गुण का संदेश होता है। आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। तो डीएनए अणुओं में, डीएनए अणुओं में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, किस वैज्ञानिक को आनुवांशिक की पिता कहा जाता है। किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, गेगर जॉन मेंडल को, यानी कि मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगले 40 नंबर प्रश्न है, हाइड्रिला पौधे में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आपके सामने ऑप्शन 4 दिया गया है, तो बताइए इनमें से कौन सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप सी सोचे थे तो बिल्कुल सही सोचे हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधे में, हरे पौधे में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 2 नंबर, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो दोस्तों ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12 और O6 होता है। तो इसी में पूछा गया है ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु होता है। तो O ऑक्सीजन
O ऑक्सीजन, तो आपका 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, 6। अगला प्रश्न है, किस खाद्य पदार्थ से हम उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? ऑप्शन आपके सामने 4 दिखाया गया है। चीनी, चावल, नमक, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सोचे तो बिल्कुल सही सोचे हैं। नमक से आयोडीन प्राप्त उचित मात्रा में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, देखिए 4 नंबर का प्रश्न सोचिए क्या होगा आंसर। प्रश्न है, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते? तो सेल्यूलोज का। ऑप्शन नंबर बी सही है। सेल्यूलोज का पाचन मनुष्य और मांसाहारी जीव नहीं कर पाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, आइस्कुट। ऑप्शन नंबर बी सही है। 6 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 3 जोड़े पाई जाती है। अगला प्रश्न है, दांत की सबसे ऊपरी परत है। दांत की सबसे ऊपरी परत है इनामेल। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो इनमें हो जाएगा सभी, वर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें सभी सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकालता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकालता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, CO2 से। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, यानी कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मितजीवी। ऑप्शन नंबर बी सही है, मितजीवी। अगला प्रश्न है,
सरीगली चीजों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? सरीगली चीजों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मित्रजीवी कहलाती है। अगला प्रश्न है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो रंध्र में, ऑप्शन नंबर बी सही है, रंध्र में गैसों का आदान प्रदान होता है, पत्तियों में, रंध्र में। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, चूहा का हृदय धड़कन सबसे तेज होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सुक्रोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो रक्त ऊतक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, रक्त ऊतक है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त क्या है? क्षारीय है। जिसका भी पीएच मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय होता है, और जिसका 7 से कम होता है अम्लीय होता है, और जिसका 7 पीएच मान होता है वह उदासीन होता है। तो रक्त क्या है? ऊतक है। रक्त मतलब रक्त जो है कि क्षारीय भी होता है, और रक्त का पीएच मान होता है 7.4। अगला प्रश्न देखिए, चालनी नालिकाएं पाई जाती है। चालनी नालिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में, ऑप्शन नंबर सी सही है, फ्लोएम में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, आरबीसी की जीवन अवधि होती है। आरबीसी की जीवन अवधि होती है। तो आरबीसी यानी लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 120 दिन, ऑप्शन नंबर ए सही है, 120 दिन। अगला प्रश्न है, मानव हृदय घिरा हुआ है। मानव हृदय घिरा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पेरिकार्डियम, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ऑक्सीजन का वाहक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आरबीसी। आरबीसी यानी कि लाल रक्त कण। लाल रक्त कण हम लोग जो श्वास यानी ऑक्सीजन जो लेते हैं उसका पूरा शरीर में 23 सेकेंड में पूरा एक चक्कर लगा देता है। तो ऑक्सीजन का वाहक हो गया आपका आरबीसी, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, संवहन ऊतक के रूप में पाए जाते हैं। संवहन ऊतक के रूप में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दोनों, ऑप्शन नंबर डी सही है। यानी जाइलम और फ्लोएम ये संवहन ऊतक के रूप में पाए जाते हैं। संवहन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो ये हो गया आपका जाइलम। जाइलम जानते हैं कि ये पौधे में
पौधे में क्या करता है, जमीन से लवण खनिज पदार्थ को ऊपर ले जाता है, और फ्लोएम क्या करता है, ग्लूकोज जो पत्ती में भोजन बनता है उसको तने तक यानी कि हर जगह पहुंचाया जाता है। तो समझ गए हैं कि दोनों है इसमें। अगला प्रश्न, भोज्य पदार्थ का परिवहन किनके द्वारा होता है? भोज्य पदार्थ का परिवहन किनके द्वारा होता है? तो दोस्तों अभी तुरंत बताएं, फ्लोएम के द्वारा होता है भोज्य पदार्थ का परिवहन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? यानी कि जब कोई मनुष्य घायल होता है तो घायल स्थान से जो रक्त स्राव होता है यानी कि रक्त जो निकलता है उसको थक्का बना करके उसको खून को बहने से बंद कर देता है। तो ये कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, प्लेलेटिक्स करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है,